एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिमांड। ओके, डिमांड क्या होती है? देखो, डिमांड के लिए हमारे पास बेसिकली 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब तक हमने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी थी कि डिमांड के लिए सिर्फ 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें ये थी, डिज़ायर, मनी एंड विलिंगनेस टू पे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि डिमांड होने के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले है डिज़ायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे किसी पर्सन को किसी चीज़ को परचेज करने के लिए उसकी इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए। मान लो मुझे एक टीवी परचेज करना है बट मेरी डिज़ायर ही नहीं है उसको परचेज करने की, तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। सेकंड है, उसके पास मनी भी होना चाहिए। जैसे फर्स्ट तो हो गया मेरी, मान लो अब मेरी डिज़ायर तो हो गई कि हाँ मेरे को एक टीवी परचेज करना है बट मेरे पास उसको परचेज करने के लिए मनी ही नहीं है, तो उसको भी हम डिमांड नहीं कहेंगे। डिमांड के लिए 5 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले डिज़ायर होनी चाहिए, हाँ भाई चलो मान लो मेरे पास मेरी डिज़ायर हो गई कि मेरे को टीवी परचेज करना है। सेकंड, मेरे पास मनी भी हो गए, ठीक है, कि टीवी मान लो 30,000 की एलईडी आएगी, मेरे पास पैसे हो गए कि 30,000 मेरे पास पैसे हैं, अब मैं एलईडी परचेज कर सकती हूँ। बट मेरी जो विलिंग नहीं हो रही है, मेरी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं उस एलईडी पर इतने पैसे खर्च करूँ, तो उसको भी हम डिमांड नहीं कहेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। एक निश्चित प्राइस पर और एक निश्चित समय में, जब ये तीनों चीज़ें पूरी होती ना, डिज़ायर टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी एंड विलिंगनेस टू पे, कब? एक निश्चित प्राइस पर और एक निश्चित टाइम पीरियड में, जब ये तीनों चीज़ें पूरी होती हैं, जब हम उसको डिमांड कहते हैं। सिर्फ डिज़ायर होने से वो डिमांड नहीं होती है, सिर्फ उसके पास मनी होने से वो डिमांड नहीं होती है, सिर्फ विलिंगनेस टू पे होने से भी वो डिमांड नहीं होगी। एक निश्चित समय में एक निश्चित प्राइस पर कोई पर्सन किसी वस्तु को खरीदने के लिए इच्छुक है, उसकी इच्छा है, उसके पास मनी है एंड वो उन मनी को खर्च भी कर सकता है, उसकी इच्छा भी है उनको खर्च करने की। रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, एंड आगे है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड टाइम। अब ये जो मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है क्वांटिटी डिमांडेड, हमारे पास 2 टर्म होती हैं, एक होती है क्वांटिटी और एक होती है क्वांटिटी डिमांडेड। आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि क्वांटिटी क्या होती है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। सॉरी, क्वांटिटी नहीं, डिमांड क्या होती है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। ओके, डिमांड, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, डिमांड क्या होती है? कोई भी कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी चीज़ को खरीदने के लिए इच्छुक भी है, उसके पास पैसे भी और उसकी विलिंगनेस भी है उन पैसों को खर्च करने की, तो उसको हम कहेंगे डिमांड। एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? क्वांटिटी डिमांडेड होगी जब कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक अमाउंट पर उस चीज़ को खरीदने के लिए इच्छुक होता है। स्पेसिफिक अमाउंट। क्वांटिटी डिमांडेड is a specific amount that buyer are will and able to buy at one price। जैसे कि कोई आइसक्रीम है, आइसक्रीम को मैं सिर्फ तभी परचेज करूंगी जब वो सिर्फ 10 रुपीज़ की होगी, या कुछ भी मान लो, जैसे सिर्फ वो 10 रुपीज़ की होगी ना, मैं उसको सिर्फ तभी परचेज करूंगी। और डिमांड में ऐसी कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होती है। क्वांटिटी डिमांडेड में होती है किसी स्पेसिफिक अमाउंट पर, किसी स्पेसिफिक प्राइस पर उसको परचेज करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। डिमांड के लिए 5 चीज़ें होनी जरूरी हैं। सबसे पहले डिज़ायर, सेकेंड मनी, थर्ड विलिंगनेस टू पे, फोर्थ रिलेशनशिप होना चाहिए क्वांटिटी डिमांडेड एंड किसके बीच में? प्राइस के बीच में, और फिफ्थ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये बात कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर, द डिमांड फॉर ए गुड, एक गुड्स की जो डिमांड होती है वो एक्सटेंड हो जाती है विद ए फॉल इन प्राइस। जब प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। बस लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ एक ही बात कहती है, क्या कहता है कि जब किसी गुड्स का प्राइस क्या हो गया? जब किसी गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो गया तो उस गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? किसी गुड्स का प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज, एंड प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। बेसिकली ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड।
लॉ ऑफ डिमांड की बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले है इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप मीन्स प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, लॉ ऑफ डिमांड मानता है कि जो प्राइस है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका इफेक्ट होता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर। मीन्स लॉ ऑफ डिमांड में हम ये पढ़ते हैं कि जो प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड पर इफेक्ट हुआ, ये नहीं पढ़ते कि डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस पर इफेक्ट हुआ। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ हमारा डिमांड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ हमारा प्राइस। प्राइस को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे और डिमांड को डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट इज अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। अदर थिंग्स का मतलब क्या है यहाँ पर? अदर थिंग्स मतलब जो क्लाइमेट वगैरह है वो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। टेस्ट प्रेफरेंस लोगों की, ये सारी चीज़ों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फोर्थ है डायरेक्शन ऑफ डिमांड। डायरेक्शन ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? डायरेक्शन ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। ये बात एक इंपॉर्टेंट है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। वो सिर्फ ये बताता है कि भाई हमारे प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हुई, बट ये नहीं बताता है कि प्राइस के इतना चेंज होने से डिमांड में इतना इफेक्ट हुआ, कि प्राइस के 5% चेंज होने से डिमांड इतनी 6% कम होगी। ये ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं बताता है। तो ये क्या है? एक क्वालिटेटिव है कि सिर्फ ये डायरेक्शन बताता है चेंज की, हाँ भाई प्राइस इंक्रीज हुए, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड जो है वो डिक्रीज हुई। नेक्स्ट इज रिलेटेड विद टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम मेजर करते हैं डिमांड को। एक महीने में मेजर कर ली, एक हफ्ते में मेजर कर ली, ऐसे नहीं है कि अब एक दिन में मेजर कर ली। ऐसे एक पर्टिकुलर डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करेंगे। ऐसे नहीं कि हम कभी भी कैसे भी मेजर कर सकते। एक पर्टिकुलर डिमांड को हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेजर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। डिमांड के लिए कितनी चीज़ें होनी चाहिए थी? 5 चीज़ें। कौन कौन सी 5 चीज़ें होनी चाहिए थी डिमांड के लिए? सबसे पहले उसकी डिज़ायर होनी चाहिए थी। सेकेंडली उसके पास मनी होना चाहिए था। थर्ड उसके पास विलिंगनेस होनी चाहिए थी उसको पे करने की। फोर्थ रिलेशनशिप होना चाहिए था किस किस के बीच में? क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के बीच में, एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड टाइम के बीच में। फिर आया था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता था प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। अब उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे पहले इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इनवर्स रिलेशनशिप में वही बताना है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी। फिर बताना है कि प्राइस को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है और डिमांड को एक डिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है। फिर बता रहा है कि अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट रहती है। फिर बता रहे कि डायरेक्शन ऑफ डिमांड की ये सिर्फ एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है, और इसको टाइम पीरियड के साथ क्या किया गया है? रिलेट किया गया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल क्या होती है। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप की डिमांड शेड्यूल होती है। डिमांड शेड्यूल ही क्या होती है? शेड्यूल होती है कि एक टाइप की टेबल होती है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बताती है कि कितने कितने प्राइस पर कोई पर्सन कितने कितनी क्वांटिटी डिमांडेड करेगा। ठीक है, 2 टाइप की होती है, एक इंडिविजुअल एक मार्केट। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन की, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताएंगी कि अगर देखो यहाँ पर एक टेबल से दिखाया गया कि अगर प्राइस 1 है तो वो पर्सन 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 से 3 हो जाती है। उसके बाद अगर और इंक्रीज हो जाता है तो 3 से और डिक्रीज हो जाती है, 2 हो जाती है। फिर अगर प्राइस और इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड और डिक्रीज हो जाएगी। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रही है। अब आ जाती है एक मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होती है? मार्केट डिमांड शेड्यूल होती है जो कि मार्केट में जितने भी फर्म्स होगी ना उन सब के टोटल डिमांड के बारे में बताएगी। ये एक ऐसी टेबल होती है कि जो मार्केट में जितनी भी फर्म्स होगी सबकी टोटल डिमांड के बारे में बताएगी। जैसे कि किसी गुड्स, कोई गुड्स है एक्स मान लिया हमारे पास, अगर उसका प्राइस 1 रुपीज़ है तो ए डिमांड कर रहा है 4 यूनिट्स की, बी डिमांड कर रहा है 5 यूनिट्स की, और उन दोनों की कंबाइंड जो डिमांड है वो है 9 यूनिट्स। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइस अगर इंक्रीज होकर 2 रुपीज़ हो जाता है तो ए डिमांड कर रहा है 3 यूनिट्स की, बी डिमांड कर रहा है 5 यूनिट्स की, एंड टोटल जो हमारे पास आ जाती है वो 7 आ जाती है। ऐसे अगर और प्राइस इंक्रीज होगा तो ए और बी की अलग अलग डिमांड हो जाती है, और इन दोनों का, ए का और बी का, इन दोनों का जो टोटल होगा ये होगा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। हमारे पास 2 टाइप्स की शेड्यूल होती है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की दिखाई जाती है और मार्केट में टोटल मार्केट की दिखाई जाती है। टोटल फर्म जितनी भी है हमारे मार्केट्स में उन सब का टोटल होता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम पढ़ेंगे
डिमांड कर्व भी दो ही टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। कर्व में और शेड्यूल में सिर्फ इतना सा अंतर है कि कर्व को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है। जैसे कि अभी एक टेबल थी जिसमें प्राइस 1 था, 2, 3, 4 और क्वांटिटी डिमांडेड 4, 3, 2, 1 था। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ये यहाँ पर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताया गया है कि प्राइस अगर 1 रुपीज़ था, अगर प्राइस 1 रुपीज़ था तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी 4। अगर प्राइस 2 रुपीज़ था तो कितनी हो गई 3। अगर प्राइस 3 रुपीज़ था तो कितनी हो गई 2। और अगर प्राइस 4 था तो कितनी हो गई थी 1। जो ये बनेगा ना, ये है हमारा डिमांड कर्व। एक बात याद रखनी है, डिमांड कर्व में इस टाइप्स के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं कि जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है। डिमांड कर्व हमारा लेफ्ट टू राइट होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दो मेन बात यहाँ इस कर्व से निकल कर आई है। दूसरा है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट में जो ये वाला टेबल है ना, इसी को अब हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगा हमारा मार्केट डिमांड कर्व। ओके, जैसे जब प्राइस 4 रुपीज़ था तो जो फर्म थी ना ए, वो 1 रुपीज़ डिमांड कर रही थी। अब प्राइस 2 हुआ तो जो ए थी वो टू क्वांटिटी की जो थी वो डिमांड कर रही थी। ऐसे ही बी का भी दिखा दिया कि बी 2 की कर रहा था, 4 रुपीज़ प्राइस था जब, और 3 रुपये प्राइस था जब 3 की डिमांड कर रहा था। और इन दोनों का टोटल जो मिला करके आया, यानी कि 4 रुपये जब डिमांड थी तो दोनों 4 रुपये जब प्राइस था, 4 रुपये जब प्राइस था तो दोनों की जो टोटल डिमांड थी वो 3 रुपये थी। और जब प्राइस 3 रुपये था, जो दोनों की टोटल डिमांड थी वो 5 रुपये थी। तो ये वाला जो हमारा कर्व बनेगा ये होगा हमारा मार्केट डिमांड कर्व। अब हम पढ़ेंगे व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। देखो ये होता है हमारा डिमांड कर्व। यहाँ पर आता है प्राइस, यहाँ पर आती है क्वांटिटी, ये डी स्टैंड्स फॉर डिमांड कर्व। ये ऊपर से नीचे होता है और डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। इसके क्या रीज़न है भाई, क्यों जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है, जो डिमांड है, वो लोग कम करने लगते हैं। इस चीज़ का क्या रीज़न है। या फिर जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज क्यों होने लगती है, इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है ये ला ये कहता है जैसे जैसे किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है। कैसे कम होता चला जाता है। अब सपोज कर लो किसी चीज़ का प्राइस है 100 रुपीज़, या वो जब हमने उस चीज़ को सबसे पहली बार कंज्यूम किया, जैसे मैंने एक मैंगो खाया, तो उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी उसके कंपैरिजन में कि मैं दूसरा मैंगो खाऊंगी। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, जब हम पहली रोटी खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब हम दूसरी रोटी खाते हैं उससे थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब हम तीसरी रोटी खाते हैं फिर उसे थोड़ा सा और कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसे जो सेटिस्फेक्शन है ना वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता चला जाता है। और इसी के कारण हम दूसरी यूनिट पर पैसे तभी खर्च करेंगे जब वो पहले वाले प्राइस से थोड़ा सा कम प्राइस हो। मतलब 100 रुपीज़ को मैंने एक यूनिट कंज्यूम कर ली, अब मैं दूसरी यूनिट की डिमांड तभी करूँगी जब 100 रुपीज़ से मुझे कुछ कम प्राइस में मिलेगा। क्योंकि मुझे अब उतना ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना कि पहली यूनिट को कंज्यूम करने से मिल रहा था। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक प्राइस को, अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होगा तभी मैं उसकी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए रेडी होंगी, क्योंकि मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कम होती चली जाती है। समझ आ रहा है। सेकंड है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है। इनकम इफेक्ट होता है किसी पर्सन की इनकम में चेंज हो जाने से उसकी रियल इनकम पर क्या इफेक्ट हुआ और उसको डिमांड से क्या कनेक्शन है, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखो जैसे कि सपोज मेरी जो इनकम है ना वो 15 रुपीज़ है, एक दिन में मैं 15 रुपीज़ अर्न कर लेती हूँ मान लिया। और जब मैं कुछ चीज़ परचेज करने जा रही हूँ, सपोज एप्पल है, वो 3 रुपये पर केजी मिल रही है, 3 रुपये पर केजी मुझे मिल रही है। 15 रुपये मेरे पास हैं और 3 रुपये के 1 किलो एप्पल है, तो मैं कितने एप्पल ले पाऊंगी।
तो मैं 5 kg एप्पल ले पाऊंगी। अगर मेरे पास 15 रुपये और एप्पल का जो प्राइस है ना वो 5 रुपये पर kg है, तो मैं 3 किलो एप्पल ले पाऊंगी। अब देखो इससे कैसे समझ में आएगा, जब किसी में इनकम तो हो गई स्टेबल, इनकम तो 15 रुपीज़ ही है, ठीक है। जब जो प्राइस था एप्पल का वो ज़्यादा था, यानी कि 5 रुपये पर kg था, तो मैं 3 किलो एप्पल ही खरीद पाती थी। अब प्राइस हो गया 3 रुपये पर kg, 3 रुपये पर kg हो गया, तो मैं 3 किलो एप्पल कितने रुपीज़ में खरीद लूंगी? मैं तो 9 रुपीज़ में ही खरीद लूंगी। मेरे पास रुपीज़ कितने हैं? 15, तो 9 रुपीज़ में ही मैंने यहाँ जितने एप्पल खरीद लिए, तो बाकी के कितने रुपीज़ बच गए? 6 रुपये। यानी कि मेरी रियल इनकम क्या हुई? इंक्रीज होगी। इन 6 रुपीज़ के मैं और ज़्यादा कुछ सामान खरीद सकती हूँ, और ज़्यादा एप्पल खरीद सकती हूँ। तो इससे कैसे समझ में आया, किसी गुड्स का अगर प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब एप्पल का प्राइस कम हो गया, 5 रुपये से 3 रुपये किलो आया था, तो क्या हुआ था? ज़्यादा एप्पल खरीद पाऊंगी, यानी कि मेरी रियल इनकम इंक्रीज हो गई थी। और रियल इनकम इंक्रीज होगी मतलब डिमांड भी इंक्रीज हो गई थी। देखो यहाँ पर देखो, जब प्राइस 5 रुपये पर kg था तो 3 ही खरीद पाती थी, यानी कि जब प्राइस ज़्यादा था तो मैं कम खरीद पाती थी, यानी कि मेरी रियल इनकम की क्या थी? कम थी, और इससे डिमांड क्या होगी? कम होएगी। लेकिन जैसे ही प्राइस डिक्रीज हो गया, जैसे ही प्राइस 5 रुपये से 3 रुपये पे आ गया, तो मैं क्या करूँगी? अब ज़्यादा खरीद पाऊंगी, यानी कि मेरी जो डिमांड है वो कितनी हो जाएगी? 5 kg की डिमांड हो जाएगी ना। जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड होगी 5 kg की, यानी कि जब मेरी रियल इनकम इंक्रीज हो गई, 3 kg तो अब 9 रुपीज़ में ही आ जाएगा, बाकी के 6 रुपीज़ बच गए, यानी कि जो मेरी रियल इनकम है वो इंक्रीज हो गई, और उससे मैं अब और ज़्यादा डिमांड कर सकती हूँ। तो ऑटोमेटिकली प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या हुई? इंक्रीज हुई। और ऐसे ही प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है जैसे कि चाय के अगर प्राइस इंक्रीज हो गए, मान लिया चाय के प्राइस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, तो हम शिफ्ट कर जाएंगे कॉफ़ी पर, यानी कि कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज होने लग जाएगी। और यहाँ जो लोग अब चाय की डिमांड किस पर शिफ्ट होने लग जाएगी? कॉफ़ी पर शिफ्ट होने लग जाएगी। यानी कि अगर टी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो टी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ की डिमांड है वो तो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट करने लग गई। अगर किसी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के कारण ऐसा होता है कि अगर उस गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा, अगर हमारे पास उसके सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है, तो हम शिफ्ट कर जाएंगे उसके सब्सटीट्यूशन पर, और उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, सब्सटीट्यूशन गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होने लग जाएगी, और पर्टिकुलर जो पहले गुड्स थी उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। तो अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोग कॉफ़ी पर शिफ्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस में हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारे मिल्क का। मिल्क के क्या होते हैं? बहुत सारे यूजेस होते हैं मिल्क के, जैसे कि मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं? मिठाई बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। अब मिल्क के प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो क्या हम मिल्क को उन सभी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे? उन सभी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको पीने के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि उसकी डिमांड थोड़ी सी हम कम करेंगे, अपनी डिमांड को थोड़ा सा सिकोड़ लेंगे। अगर सपोज मिल्क के प्राइस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। अब पहले मिल्क था भाई 60 रुपये पर kg, अब 40 रुपये पर kg हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम फटाफट मिठाई बनाने में लग जाएंगे, खोआ बनाने में लग जाएंगे, अलग अलग तरह के पकवान बनाने में लग जाएंगे, यानी कि जो हमारी डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अल्टरनेटिव डिफरेंट यूजेस के कारण ऐसा होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स मतलब ये लोगों का बिहेवियर होता है कि जब अगर मान लो प्राइस मैंगो है, मैंगो अब अगर 100 रुपीज़ पर kg, तो बहुत कम लोग उसको खरीदने के लिए रेडी होंगे। जैसे ही मैंगो के प्राइस डाउन होके 60 पे आ जाएंगे ना, तो पहले जो लोग उसको नहीं खरीद पा रहे थे वो भी अब खरीदने लग जाएंगे। तो ऐसे प्राइस के डाउन होने से डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज होने लग जाएगी। एक बार हम इसका सम अप करते हैं। वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड? सबसे पहला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाता है, और इसके कारण क्या होता है? दूसरे जब ही डिमांड करेंगे लोग जब उसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा। दूसरा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मतलब प्राइस के डिक्रीज प्राइस के डिक्रीज होने से हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी और हम डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर शिफ्ट करने लग जाएंगे। अगर एक चीज़ का प्राइस इंक्रीज होगा, टी का प्राइस इंक्रीज होगा, तो हम शिफ्ट कर जाएंगे कॉफ़ी की तरफ। डिफरेंट यूजेस, बहुत सारे यूज होते हैं एक चीज़ के। मिल्क, जैसे कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो हम थोड़ी सी डिमांड कम कर देंगे, उसको कम यूज़ करेंगे, उसका थोड़ा सा अदर चीज़ों से हटा के थोड़ा जो जरूरी होगा ना सिर्फ उतना ही यूज़ करेंगे। और ऐसे ही साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स।
कि कंज्यूमर रेडी नहीं होते हैं ज़्यादा प्राइस पर। अब जो कंज्यूमर पहले रेडी नहीं थे, अब प्राइस कम होने पर वो कंज्यूमर भी उसको खरीदने के लिए आने लगेंगे, उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, थैंक यू। पढ़िएगा इतना, आगे करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।